माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज से हम एक नई स्टोरी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बस्तियाँ। तो हमारी जो हीरोइन होती है वो रात के 12 बज गए होते हैं और अपने पापा का वेट कर रही होती है और उसके पापा अभी तक घर नहीं आए होते हैं और वे देखती है कि उसकी बहन भी अच्छे से सो नहीं पाई और वे कुछ बुनते बुनते सोचती रहती है कि क्या मैं उनका यहीं पे इंतज़ार करूँगी। और अपने बहन के पास जाकर के बोलती है, टीरा उठो यहाँ से। टीरा सोचती है कि उसके पापा आ गए। बोलती है, क्या पापा आ गए? तो हमारी हीरोइन बोलती है, नहीं नहीं, पापा अभी नहीं आए हैं, तुम्हें जाके कमरे में आराम करना चाहिए। मैं जग रही हूँ, अगर पापा आएंगे तो मैं ध्यान रख लूँगी, तुम्हें जाना चाहिए और कमरे में सोना चाहिए। अभी ये बात सुन के टीरा अपनी बहन के साथ बड़े आराम से चल देती है। जब वो जा रही थी है तभी बाहर से एकदम बिजली की आवाज़ और सनसनाहट सी आवाज़ आने लगती है, जिसे बोल के वो बोलती है कि ये किसी भूत की आवाज़ है। हमारी हीरोइन उसे बड़े प्यार से सुला के बोलती है, तुम अच्छे से सो जाओ, यहाँ पे कोई भूत नहीं होते। टीरा बोलती है, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो तुम मेरा ऐसे ध्यान रखती हो। हमारी हीरोइन सोचती है कि तुम मेरे लिए तो एकदम छोटी सी बच्ची ही तो हो। अभी हमारी हीरोइन के जज्बात भी बाहर आ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन एक किराए के घर में रहती है। हमारी हीरोइन एक डायरी लिख रही होती है अपनी माँ की फ़ोटो के आगे और वो सोच रही होती है कि हमें ये ज़िंदगी कैसे मिल रही है। थोड़ा बहुत कुछ भी हमारे पास है वो हमारे पापा की वजह से, मॉम की वजह से और हमारे पापा की ये जो गैम्बलिंग की आदत है, इन सब की वजह से हमने बहुत कुछ खो दिया है। के बारे में सोचा जाए तो अब तक हम लोग तो भीख मांग रहे होते। हमारी मॉम एक प्रिंसेस थी, इस राज्य की प्रिंसेस थी जिससे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पापा भी मेरे एक प्रिंसेस थे, लोग उन्हें भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते थे और प्यार देते थे। और कहीं नहीं कहीं उन दोनों लोगों की शादी होने वाली थी, मगर मेरी मॉम शादी से 3 हफ्ते पहले ही पापा के साथ भाग गई, जिसकी वजह से पूरे राज्य में खलबली मच गई और उस राज्य का नाम बदनाम होने लगा। इस कारण महाराज ने उन्हें यहाँ से निष्कासित और बेदखल कर दिया और वो एक प्रिंसेस से बिल्कुल से एक भिखारी बन गई और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था तो सिर्फ उनका एक पति और होने वाली बच्चियाँ। इसके साथ ही उनकी बदकिस्मती शुरू हो चुकी थी और उनको एक लड़की हुई। उन्होंने उसको बड़े ही प्यार से रखा, एक प्रिंसेस की तरह, जैसे उनके घर वालों ने उन्हें रखा। उसे अच्छे अच्छे मैनर सिखाए, वो उसे हर एक चीज़ में परफेक्ट करना चाहती थी। जाने उन्हें ऐसा क्यों यकीन था कि बड़ी होकर उनकी बेटी उनकी जगह ले लेगी। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि हमारी माँ ने हमें हर एक चीज़ में परफेक्ट रखा, डांस सिखाया गया और एक रॉयल लड़की किस तरह से बिहेव करती है ये भी सिखाया गया, कैसे चलती है, पेंटिंग, म्यूज़िक, हर एक चीज़ में उसे परफेक्ट बनाया गया। भले ही मेरी माँ क्यों ना स्ट्रिक्ट थी, लेकिन वो मुझे हर एक चीज़ में परफेक्ट बनाना चाहती थी और मैं उनकी बताई हुई सारी बातें करती भी थी। हमें हर एक लैंग्वेज सिखाई गई ताकि हम लैक ना कर पाएँ। क्यों, वो जानती थी कभी ना कभी मैं उस जगह पहुंच जाऊंगी। फ्री वक्त भी उनके जुबान से यही लफ्ज़ निकल रहे थे कि तुम्हें अपनी वो जगह लेनी होगी, जिस जगह को मैं छोड़ के आई हूँ तुम्हें वो जगह लेनी होगी। और हमारी हीरोइन उस चीज़ को याद करके बहुत रोती है। इसी वजह से वो आज इस घर में रह रही होती। तभी हमारी जो हीरोइन होती है उसके घर पे दरवाजे पे दस्तक होती है। बोलती है, लगता है मेरे पापा ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया है, लगता है मेरे पापा के लिए फिर से कोई कुछ पैसे मांगने आया है। वहाँ पर आकर एक सिपाही खड़ा रहता है और बोलता है, क्या आप डेसन की डॉटर हैं? और जो हमारी हीरोइन होती है बोलती है, जी हाँ, आपसे मेरे पापा ने कितने पैसे लिए हैं आप हमें बताइए, मैं आपको दे देती हूँ। वो बोलते हैं, जी नहीं, आपको हमारे साथ चलना होगा। तो जो हमारी हीरोइन बोलती है, रुकिए जरा वेट करिए, मैं अभी आती हूँ। और वो जाते हुए सोचने लगती है कि जानती हूँ मैं, मेरे पापा गैम्बलिंग करते हैं और मुझे उसी सिलसिले में वहीं पे कहीं जाना होगा। और वो खुद को एक परफेक्ट लेडी बना के वो बोलती है, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है मैं उन सब चीज़ों को छोड़ नहीं सकती हूँ। तो वो बिल्कुल अच्छे से रेडी होके जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पे उसके पापा बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी बेटी को मत बुलाओ, तुम्हें नहीं पता वो रॉयल ब्लड है, उसे यहाँ नहीं बुलाओ, ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, उसे यहाँ नहीं बुला सकते। नेचर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता तो वो कैसी है, कौन है, रॉयल ब्लड है, तुम्हें उसको अपने दाव पे नहीं लगाना चाहिए था। झूठ बोलते हो, चलो। नेवी पुलिस बोलता है बस यहाँ से कि अगर वो सच में रॉयल प्रिंसेस की बेटी हुई तो वो तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होगी। मेरे प्रिंस बोलते हैं, क्या तुम पागल हो चुके हो क्या? बोलते हैं, यहाँ पे कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, वो यहाँ पे नहीं हो सकती है। हमारे नेवी ऑफिसर यही सोच रहे थे कि ये सारे बस्तियाँ पागल हो चुके हैं, जाने मैं कब यहाँ से निकलूँगा। और तभी हमारे सिपाही वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, मैं डेसियान की बेटी को यहाँ पर लेके आया हूँ। की नज़र उधर गड़ जाती है और तभी हमारी हीरोइन की एंट्री होती है। तो बहुत ही प्यारे कपड़े पहनकर और डिसेंट कपड़े पहनकर और चेहरे पे पर्दा लगाकर
आती है और आते ही एक ही बात बोलती है, बताइए मेरे पापा ने आपसे कितने कर्ज लिए हैं। और सारे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और सोचते हैं कि लगता है ये इसके डेली का है। और एक नेवी अफसर आके आगे बोलता है, नहीं नहीं तुम्हारे पापा ने कैसे कोई पैसे नहीं लिए। फिर अच्छी बात है, मैं अपने पापा को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। फिर नेवी अफसर बोलता है कि तुम गलत सोच रही हो। नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ से सिर्फ तुम्हारे पापा जाएंगे, तुम नहीं जाओगी। यहाँ पर एक बेट लगी थी जिस पर तुम्हारे पापा ने तुम्हें दांव पर लगाया था और तुम्हारे पापा ये बेट हार चुके हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जीतने वाला विनर हुआ और तुम उनकी हुई। हमारे हीरो कोई और नहीं होते हैं बस्तियाँ इस हीरो के। और तभी उसके पापा नीचे बैठ के बोलते हैं, बेटी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। लगा था मैं एक बड़ी बेट जीत जाऊंगा, पर लेकिन बेटी मैं तो वो बेट हार गया, मैं क्या कर सकता हूँ। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन बेचारी परेशान हो जाती है। क्या ही कर सकती है बेचारी को, कुछ भी समझ में नहीं आता। जब पलट कर वो हमारी हीरो की तरफ देखती है और उसके कपड़े देखती है, उसे समझ में आता है, ओह ये तो एक नेवी ऑफिसर है, यहाँ से भाग भी नहीं सकती, अब मेरे सिवाय इसके और कोई भी रास्ता नहीं बचा। और उसके पास जाके बोलती है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी नेवी ऑफिसर लग रहे हो, तुम्हारी पोस्ट भी बहुत अच्छी लग रही है और तुम्हें बेट लगाते हुए शर्म नहीं आती, ऐसा कौन सा कानून बना हुआ है। हमारे हीरो बोलते हैं कि लॉ की चीज़ें तुम मुझे नहीं बताओ, तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझे सारी चीज़ें सिखाओ कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। बोलती है तुम एक नेवी ऑफिसर हो, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं है। फिर हमारे हीरो बोलते, हमारे जो नेवी ऑफिसर होते हैं बोलते हैं, अपनी डिग्निटी की कितनी चिंता है, ये यहाँ पर भी ऐसी ही बातें कर रही है। तो हमारे ऑफिसर होते हैं बोलते, तुम चाहती क्या हो। फिर वो बोलती है कि तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो तुम ले लो और मुझे मेरे पापा को यहाँ से जाने दो। वो बोलती है कि मुझे ना पैसों में इंटरेस्ट नहीं, इस चीज़ों में किसी में भी, और ये जो तुम्हारे चेहरे पे पर्दा हो रहा है इसे जल्दी से अभी यहाँ से हटाओ। और वो बोलता है मैंने ऐसा ना किया तो मेरे दोस्त इसका पीछा करेंगे और मुझे इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करना है। वो बोलता है देखिए भी ये देखते कैसे। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन बिल्कुल से तंग हो जाती। और हीरोइन के पापा बोलते हैं बस इतना सा काम है, अरे बेटी जल्दी से पर्दा हटाओ और चलो जल्दी से घर वापस चलते हैं। और हमारी हीरोइन सोचती है बस इतनी सी बात है, और हमारी हीरोइन को कुछ भी नहीं समझ में आता है। फिर वो बोलती है क्या आप अपना वादा निभाएंगे ना। और फिर हमारे हीरो सोच रहे होते हैं में ये बहुत ही वशुलों वाली है। फिर हमारे हीरो बोलते हैं हाँ मैं अपना वादा निभाऊंगा। फिर वो बोलती है अगर आप अपना जुबान रखते तो मैं भी अपना पर्दा हटाती हूँ। और जैसे ही वो अपना पर्दा हटाती है भी उस हीरो को याद आता है कि इसके पापा ने तो बोला था मेरी बेटी इस सिटी की नहीं इस पूरे एम्पायर की सबसे खूबसूरत लड़की है। और हमारे हीरो हीरोइन को देख के बिल्कुल से स्टन रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि उसके पापा बकवास कर रहे होते, पर ये सच होता है। ये तो बहुत बड़ा सच है कि ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत। और फिर इसके साथ ही स्टोरी आगे बढ़ती है और हमारी हीरोइन अपने पापा को अपने साथ ले जाती है और उसकी छोटी बहन जो होती है वो दरवाजे को लॉक लगा रही होती है। फिर हमारी हीरोइन बोलती है ऐसा करने से क्या होगा, तो वो बोलती है कि ऐसा करने से वो बाहर नहीं आएंगे, उन्होंने किया है, इन्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, देखिए कैसे मजे से सो रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। फिर हमारी हीरोइन बोलती है हाँ मुझे गुस्सा तो आ रहा है लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। और सोचती है कि मैं तो सही सलामत घर आई हूँ। है उस नेवी अफसर की जिसने बेट लगाई थी, उसने मेरा चेहरा देख के मुझे घर वापस आने दिया। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती और सोचती रहती थैंक्स टू डैट मैन, जो कुछ भी हो मैं वापस तो आ गई ना घर। और तभी ये सब सोच रही होती है हीरोइन और टीरा बोलती है कि हमें ये बातें एम्पायर को बता देनी चाहिए, यहाँ पर क्या हो रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें इन सब चीज़ों में मदद लेनी चाहिए। और हमारी हीरोइन एकदम से सोच से बाहर आती है और वो सोचने लगती है कि अभी भी टीरा ने क्या बोला, मैं उनके लिए मायने नहीं रखती हूँ जो तुम सोच रही हो, मैं उनके लिए उनकी भागी हुई बहन की बेटी हूँ। इस पीरियड और या कि इस राज्य के बारे में कोई भी बात नहीं करना, मैं हम लोग ऐसे ही ठीक हैं ना तुमने, और ये बात किसी को नहीं बताना। और ये बात सुनकर टीरा एकदम से चुप हो जाती है और हमारी हीरोइन टीरा को एकदम से गले लगा लेती है। और हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है एक ऐसी सिटी होती है आर्डेन, जहाँ पे सबसे अमीर लोग रहते हैं। ये राजाओं के पास है लेकिन वो इसे इस तरह से संभाल नहीं पाए और इसके दाम गिरने लगे। तभी हमारे हीरो ने कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के इस प्रॉपर्टी को खरीद ली। इस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा अमीर था, सबसे ज़्यादा अमीर। और तभी एंट्री होती है हमारी बस्तिया की आंटी की और वो उसे बोलती हैं ये क्या तुम इस लैम्प को खुद उठा के लाए हो, तुम क्यों उठा के लाए, तुम ऐसे काम क्यों करते हो जो तुम्हारे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो बोलता है क्या पता मेरे पापा मुझ पे तरस खा रहे हो, और बोलते हो मेरा बेटा इस छोटी छोटी चीज़ों को भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर वो अपने आंट को हाथ आगे बढ़ा के देने के लिए बोलता है। फिर उसकी आंट भी हाथ आगे बढ़ा के उसको ले लेती हैं और फिर वो दोनों एंटर करते हैं पैलेस में। जब वो एंटर करते हैं तो हम देखते हैं काफ़ी शान और साकत रहती है और काफ़ी सारे वर्कर्स और वो सब लगे रहते हैं। तभी हम उनकी आंट को देखते हैं, इस प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा तुमको इंटरेस्ट है लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट है तुम्हारे फादर को। और फिर तीनों हंसने लगते हैं। फिर आंट बोलती हैं कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी क्यों मिली है, तुम अच्छे से जानते हो ना। और हमारे हीरो बिना कुछ बोले बिल्कुल से चुप हो जाते हैं।
और फिर हमारी आंट सोचने लगती है ये अब भी पहले जैसा ही है, ये बिल्कुल चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता है। फिर हमारी आंट सोचने लगती अपने पत्तों को सोना करना ये अच्छी बात होती है, लेकिन इसको इस तरह से टाइटली पकड़ना ये अच्छी बात नहीं होती। फिर आंट बोलती हैं कि हाँ मुझे याद आया, आज तुम्हारे छोटे भाई की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट है ना। हमारे हीरो बोलते हैं हाँ, और जो कि उसका हाफ ब्लडर भाई है ना, और उसकी दूसरी माँ है, और उसके पापा बहुत अच्छे से चाहते हैं कि उसका भाई सेटल हो जाए। और फिर आंट कहती हैं तुम जानते हो ना तुम्हारे पापा क्या चाहते हैं, उसे हायर बनाना चाहते हैं। वो बोलते हैं हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ। वो बोलती हैं वो सोचते हैं कि तुम्हें भी जल्दी शादी कर लेना चाहिए। तो मेरे हीरो बोलते हैं हाँ हाँ कर लेना चाहिए। बोलते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन मगर यहाँ की राजकुमारी से तुम प्यार मत करना। फिर हमारे राजा को याद आता है कि हाँ जब मैं मिलिट्री में था वो अक्सर आया करती थी। वो बोलते हैं फिक्र मत करिए, मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। हमारी आंट कहती है तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे राजा को ये बात थोड़ी पता है। उनकी बहन पहले ही एक फ्लाइंग लव के कारण नाम खराब कर चुके हैं, तुम्हें पता है ना। वो अपने बेटे के साथ ऐसा सब कुछ नहीं होना देख सकते हैं। तभी हमारा हीरो जो होता है वो ब्लैक फ्लैश में चला जाता है, बैक फ्लैश में, और उसे हीरोइन के पापा की बातें याद आती हैं। रॉयल ब्लड है और उसे ये सब याद आने लगता है और वो सोचता है, और वो ये सब कुछ जानबूझ कर झूठ बोल रहा था, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। वो रॉयल फैमिली से तभी हमारी आंट कहती है मैंने जो बोला वो तुमने सुना। और फिर वो हीरो बोलता है हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। और ये सीन जाता है हमारा सीधा फोटोज़ पे, और आंट बोलती है मैं इस लड़के का क्या करूँ। यहाँ पर महारानी बहुत सारी फोटो फेंक कर कहती हैं कि इस लड़की का क्या करूं, एंगेजमेंट हो चुकी है लेकिन रात को सारी फोटोज हमसे बातें करती है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। महाराज ये बात सुनकर कहते हैं आप शांत रहें महारानी, ये सिर्फ फोटो से ही बात करती है ना, से भी उसकी शादी हो जाने वाली है, आप भी तो यही कह रही है ना। हमारी महारानी कहती है आप समझ नहीं रहे हैं, शादी तो हमारी आपकी बहन की भी होने वाली थी, फिर भी वो भाग गई थी ना। और ये बात सुनकर हमारे महाराज एकदम से चुप हो जाते हैं और हमारी रानी कहती है माफ कीजिएगा, मैं आपको ना ही आपको गलत कह रही थी ना ही इस राज्य को, लेकिन माफ़ करिए मेरे मुंह से निकल गया। हमारे महाराज कहते हैं आप फिक्र नहीं कीजिए, वो यहाँ से ऐसे नहीं भाग सकते हैं, हस्तियाँ ऐसा नहीं हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो उसके नाम पर दाग धब्बे लगाएं। और ये सब बातें करते हुए तभी हमारी महारानी को याद आता है कि ओडिटी कैसे है, ये अच्छी बात नहीं ना है, डीसन अभी भी कैंपलिंग कर रहा होता है, वो कितना कुछ बेच कुछ रहा होगा, हमें लगता है कि आपको ओडिटी के बारे में पता लगाना चाहिए, वो एक अच्छी लड़की है। और फिर राजा कहते हैं जब से मेरी बहन की डेथ हो चुकी है मैं उन लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया हूँ, और ये सारी बातों को यहीं पे दफन कर दीजिए, हम उनकी मदद कर रहे थे यही बहुत बड़ी बात है। तभी महारानी बोलती हैं कि ओडिटी अब बड़ी हो चुकी है, आपको नहीं लगता कि उसको एक अच्छा वर चाहिए जो कि सुटेबल हो हमारे लिए, एक रॉयल ब्लड, क्यों ना उसका रिश्ता हम किसी और से नहीं बल्कि बस्तियाँ से कर दें। माना कि वो रॉयल ब्लड नहीं है लेकिन रॉयल ब्लड को स्वीकार तो कर सकते हैं ना, बेटी भी यहीं की है और उसमें वैसे भी उसमें कोई कमी भी नहीं है। तभी महाराज कहते हैं वो उससे शादी क्यों करेंगे, उससे यहाँ से दुकारा गया है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है और उसके पास बहुत पैसा है। और हमारी महारानी कहती हैं कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, आप महाराज हैं, हमें हमारी ज़रूरत है उनको, आपका एक ऑर्डर उनकी ज़िंदगी को बचा सकता है। अगर उसे पता चला वो उसके कज़न की बेटी है, और ये एक तरफ से 2 रॉयल ब्लड का वो हिस्सा भी बन जाएगा और ऑडिटर भी सेटल हो जाएगी, और हमें डायरेक्ट फिर दिखाया जाता है। और यहाँ पे उसके भाई की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हो रही होती है और सारे अमीरजादे यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और साथ में हमारा हीरो भी। और आते वक्त वो सोच रहा होता है उसके पापा ने उसकी माँ के साथ शादी करके सबसे ज़्यादा अमीर फैमिली को अपना बना लिया, और दूसरी शादी की एक रॉयल फैमिली में, जिससे उसको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुई। और उसे समझ में आ रहा था कि शादी एक शादी नहीं सिर्फ बिजनेस होता है, इसके सहारे आप रेपुटेशन बना सकते हैं। और वो सोचता है कि मुझे इससे सीख मिलती है, अगर मैं ऐसा सौदा करूँगा तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो और नुकसान ना हो। और सामने खड़ी हुई अपनी हीरोइन को देखने लगा। और इसके साथ हम बस्तियाँ के इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं क्या होता है। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।